नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट का ये पहला वीडियो है। इस मार्क टेस्ट में कुल 25 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और ये 25 प्रश्न जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि जिस प्रकार से आयोग वास्तविक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछता है उसी तरह का प्रश्न हम अपने इस मार्क टेस्ट में रखें और जिसमें कि हम काफ़ी हद तक सफल होते रहे हैं, जैसा कि आपके कमेंट से हमें पता चलता है। तो इस मार्क टेस्ट को पूरी गंभीरता से लीजिए। एक कॉपी पर 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग कर लीजिए। मेरे साथ प्रश्नों को पढ़ते हुए उसे हल करते हुए चलिए और अंत में कमेंट करके बताइए कि आपने कुल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने सही किए, कितने गलत किए और ओवरऑल आपका स्कोर क्या रहा। तो 25 प्रश्न हैं तो 25 नंबर हैं। एक प्रश्न सही करने पे 1 नंबर मिलेगा। अगर एक प्रश्न आपने गलत कर दिया तो 1/3 नंबर 1/3 नंबर कट जाएगा। इसी के अनुसार कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इस टेस्ट को शुरू करूं उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के लिए हमने संपूर्ण क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, नोट्स और टेस्ट सीरीज। काफ़ी आप लोगों के तरफ से उत्साहजनक रिस्पांस हम लोगों को पिछले 3-4 दिनों से लगातार मिल रहा है। तो अगर आपको भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ना हो तो आरओ एआरओ मेंस लिख करके 9506742546 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस के लिए भी हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, जिसे कि अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप इसी नंबर पे लोअर पीसीएस लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक तरफ तो ब्राह्मण ग्रंथ है और दूसरी तरफ वेद है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से पहला प्रश्न है। तो एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ यानी शतपथ, ऐत्रेय, पंचविंश, गोपथ और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और कह रहा है प्रश्न में कि इनका सुमेलन करिए। जैसा कि अगर आप पिछले मेरे लेक्चर्स देखते रहे होंगे तो आपको ये पता है कि सबसे आसानी से जो हमें याद रहता है मुझसे ट्राई करते हैं उत्तर तलाशने की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको जो है स्पष्ट रूप से ये पता है कि ये जो ऐत्रेय है ये ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इन जनरल इंफॉर्मेशन रहती है, मतलब जो सबसे अधिक लोग जान सके उसको हम लेकर के चलते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो बी है इसका 1 होगा। बी जो है इसका 1 होगा। तो अगर हम देखें तो बी का 1 हमें 2 जगह दिखता है, एक तो ए में दिखता है और एक बी में हमें दिखता है, सी में नहीं है और डी में नहीं है। तो ये इस तरीके से आप तभी कर सकते हैं जब आप एकदम पक्के हों कि ऐत्रेय तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर इतना पक्का है तो आप तुरंत सी और डी को हटा देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4 से भले 2, इस तरह की परीक्षा में 4 से भले 2, पहले 4 में से खोजना था, अब 2 में से खोजना है। दूसरा इस आसान क्या है कि शतपथ जो है ये यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। तो अब हम 2 को देखें कि 2 कहाँ कहाँ है। तो हमें ए में भी जो है 2 दिख रहा है और बी में भी 2 दिख रहा है। इसका मतलब है कि शतपथ, यजुर्वेद और ऐत्रेय ऋग्वेद जानते हुए भी आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि पंचविंश और गोपथ के बारे में भी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी ट्रिक है वो कम से कम इतना तो कर दिया उसने कि 4 में से 2 कर दिया। तो अब यहाँ तो हम तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बी इसका उत्तर है। आइए देखें। तो वेद उनके ब्राह्मण और उपवेद, तो ऋग्वेद, ऐत्रेय और कौत्सिकी आयुर्वेद,
उपवेद, यजुर्वेद, शतपथ, धनुर्वेद, सामवेद, पंचविश, गंधर्व वेद और अर्थवेद, गोपथ, शिल्पवेद। ठीक है, तो 20 का उत्तर था। आइए आगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ तो यात्री और दूसरी तरफ कि किन शासन काल में या किसके शासन काल में ये जो है भारत में यात्री आए। तो मेगास्थनीज, हर्षवर्धन, वेनसांग, बिंदुसार, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनमें से कौन सा से युग्म सही है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो निश्चित रूप से ये इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक ये सही सुमेलित है। बाकी 1 और 2 सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा सी। आइए देखें। तो मेगास्थनीज 305 ईस्वी चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान चीन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, डाइमेकस सीरिया का बिंदुसार के समय में, हर्षवर्धन के समय में, वेनसांग, मार्को पोलो इटली, ठीक है, और निकोलो कोंटी इटली विजयनगर। तो सी इसका हमारा उत्तर है। ये सारी व्याख्याएं हम लोग लिखते हैं इसलिए कि ये आपको जो है एग्जाम में और भी लाभ दे सके। ठीक है, अब आ गया हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न। गवर्नर जनरल से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। एक तरफ तो सूची 1 दी गई है और दूसरी तरफ सूची 2 है। तो एक तरफ तो नीतियां दी गई हैं और दूसरे तरफ जो है उससे जुड़े हुए गवर्नर जनरल हैं। तो निश्चित रूप से ये आसान प्रश्न है। बंगाल में दैव शासन व्यवस्था का अंत वारेन हेस्टिंग ने किया था 1772 में। 1765 से ये दैव शासन व्यवस्था बंगाल में चल रही थी, जिसमें कि सारा उत्तरादायित्व तो बंगाल के नवाब का था और सारा अधिकार कंपनी का। सहायक संधि व्यवस्था से लॉर्ड वेलेजली जुड़ा हुआ था। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन और सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो तीसरे का जो उत्तर था वो एक्चुअली ए ही था, सभी पहले से ही सुमेलित थे। तो आइए देखें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो एक तरफ तो गवर्नर जनरल और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो नीतियां रही वो। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल में देव शासन का अंत, लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, बेलेजली सहायक संधि, विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर रोक, लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आ गया राष्ट्रीय आंदोलन से। तो गोलमेज सम्मेलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोलमेज सम्मेलन से जुड़े हुए 3 कथन एक के बाद एक हमारे सामने आ गए हैं, पढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ था। महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। क्या पूछ रहा है? तो इनमें से कौन सा से कथन सही है? तो कौन से कथन इसमें से सही है? तो देखिए, ये जो गोलमेज सम्मेलन था ये 3 गोलमेज सम्मेलन नहीं था। गोलमेज सम्मेलन एक ही था, लेकिन कोई भी निर्णय न निकलने की वजह से गोलमेज सम्मेलन 3 बैठकों में खिंच गया। तो इसी को सबने कहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि गलत है। गोलमेज सम्मेलन केवल एक हुआ था और वो 3 बैठकों में हुआ था। अलग अलग समय में 3 बैठकें हुई, उसमें हुआ था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था या 1 हुआ था, तो उत्तर है कि एक ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो कि 3 अलग अलग बैठकों में खिंच गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसी तरीके से कहते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ था, ये सही है। महात्मा गांधी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये गलत है। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी इरविन समझौते के बाद। BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो निश्चित रूप से BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था।
तो इस हिसाब से पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो हमारा उत्तर होगा 1 और 3 सही है, तो बी हमारा चौथे का उत्तर होगा। आइए व्याख्या देखें। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी गई है जो मैंने अभी बताया। आगे बढ़ते हैं। अब जियोग्राफी का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो बृहद हिमालय को किस नाम से नहीं जाना जाता? हिमाद्री, शिवालिक, सर्वोच्च या महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, ABCD। ध्यान से प्रश्न को पढ़ने की जरूरत रहती है। 1-2 प्रश्न इस तरीके से गलत हो जाते हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें पूछा जा रहा है कि बृहद हिमालय के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह की गलती न हो प्रश्न पढ़ने में। यहाँ स्पष्ट रूप से पूछा जा रहा है कि बृहद हिमालय को किस नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो हिमाद्री, शिवालिक, सर्वोच्च या महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, इन सब नामों से बृहद हिमालय को जाना जाता है सिवाय शिवालिक के। तो शिवालिक को छोड़ करके बृहद हिमालय को हिमाद्री, सर्वोच्च या महान हिमालय और आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसलिए बी हमारा उत्तर है। तो 5वें का उत्तर बी है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख चोटियाँ और किस देश में हैं और समुद्र तल से उनकी ऊंचाई क्या है ये दी गई है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, तो एक मिट्टी के बारे में इसमें कुछ कथन दे करके आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत रोचक प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इस प्रकार की भारतीय मृदा निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। क्या है? तो इसमें पोटास व चूना की प्रचुरता पाई जाती है। यह देश का लगभग 45% भू क्षेत्र आच्छादित करती है। इसका प्रमुख क्षेत्र सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय क्षेत्र है। इस मृदा में धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन एवं दलहनी फसलों की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। इस मृदा को पहचानिए। तो ध्यान से पढ़ करके इस मृदा को पहचानिए। ये जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेलिंग दी गई है और इसके अलावा विकल्प में दी गई सभी मृदाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो मृदा, क्षेत्र, प्रमुख फसलें और पोषकों की प्रचुरता, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम में आपके काम ये आ सकता है। अगला, जल की ऊपरी सतह पर आने वाली वनस्पतियां क्या कहलाती हैं? ट्रोफाइट, हाइड्रोफाइट, जेरोफाइट, लिथोफाइट। तो देखिए, ये इस तरह के प्रश्न हैं जिनमें या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। इसमें दिमाग नहीं लगाया जा सकता, ये सीधे सीधे फैक्ट है और इसका उत्तर है बी। आइए देखें। तो ट्रोपोफाइट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वन और घास वाली वनस्पतियां, हाइड्रोफाइट जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां, जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां और लिथोफाइट कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां। विकल्प बी सही है 7वें का। अब आ गए हम 8वें प्रश्न पे। एक तरफ तो है चक्रवात और दूसरी तरफ है संबंधित स्थान, तो कौन से चक्रवात किस जगह पर आते हैं ये एक्चुअली प्रश्न है। तो हरिकेन, टॉर्नेडो, विली विलीज, टाइफून, तटीय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन द्वीप समूह, दक्षिणी चीन सागर। तो अब अगर हम ये देखें, ये जो हरिकेन है, हरिकेन जो है ये कहाँ चलता है? तो हरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह पर का चक्रवात है। तो अगर ए का 3 है तो क्या हमें उत्तर मिल गया? तो हमें उत्तर ये मिला कि ए उत्तर नहीं होगा और सी उत्तर नहीं होगा। उत्तर होगा बी और डी में से कोई एक। तो एक दूसरा जो सबसे आसान है हम जानते हैं, बिली विलीज यानी सी का 2, ये जो है ऑस्ट्रेलिया है, विली विलीज। ठीक है, तो सी का 2 अगर हम देखें तो हमें पता चल गया कि हमारा उत्तर जो है डी है। ठीक है,
तो डी इसका उत्तर है। आइए इसकी व्याख्या को देखें। ठीक है, तो हरिकेन कैरेबियन द्वीप समूह, चक्रवात हिंद महासागर, टाइफून दक्षिणी चीन सागर, बिली विली ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला प्रश्न इंडियन पॉलिटी से आपके सामने आ गया। सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है, काफ़ी डिटेल इसमें आपको जानने को मिलेंगी। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या सही है ये पूछा जा रहा है। कुल 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की चर्चा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में की गई है। और डी, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। तो देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वही 1935 के भारत सरकार अधिनियम से जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, मोरिस गेवियर जहाँ तक मुझे याद है जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वही स्वतंत्रता के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो इसका ऑफिशियल उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें 49 लिखा है। ठीक है, दूसरा कथन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी शक्ति है और ये भारत के राष्ट्रपति में निहित नहीं हो सकती है। ये तो संसद का अधिकारिता का विषय है। तीसरा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की चर्चा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में की गई है। तो निश्चित रूप से की गई है। अनुच्छेद 124(4) में लिखा गया है कि किस प्रकार से देश के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया गया जाएगा। और न्यायाधीशों के महाभियोग की चर्चा जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम में भी की गई है। और यहाँ बताया जाता है कि सिद्ध अक्षमता या फिर जो है अनाचार, इससे जुड़े मामले पर इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये सही है। और सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये कहीं भी फिर वकालत नहीं कर सकते हैं। तो 9 में हमें जो सही मिला वो मिला सी। आइए देखें। तो जैसा मैंने बताया 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था। सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आ गया इंडियन पॉलिटी का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। और कारण, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि राज्य के राज्यपाल द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो अभिकथन और कारण में तो कोई मैच नहीं है निश्चित रूप से। और दूसरा ये कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि राज्य के राज्यपाल द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ये निश्चित रूप से गलत है। इतनी बड़ी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं हो सकती और ये निश्चित रूप से भारतीय संसद की अधिकारिता का मामला है। अभिकथन ए जो है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इसमें कीवर्ड को आपको समझने की जरूरत है। प्रायः केवल यही पैरामीटर नहीं है इसका मतलब, लेकिन ज़्यादातर जब राज्यपाल जो है सलाह देता है तो राष्ट्रपति ऐसा करता। तो ये सही है। इसका मतलब डी इसका उत्तर है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो 10वें का हमारा उत्तर है डी। आइए व्याख्या देखें। तो 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा भारत का संविधान करता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। और
काल के दौरान किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। अगला प्रश्न, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अधिकतम पूंजी उत्पादन करते हैं, व्यापारिक एकाधिकार ट्रेड मोनोपोली को सुनिश्चित करते हैं, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, कम लागत पर उत्पादन करते हैं। ABCD जल्दी से उत्तर दीजिए। और ये एकदम आसान प्रश्न है, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। आगे इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न, किसका सुमेलन सही है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 2009, सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2000, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1992। किसका सुमेलन सही है? तो इसमें से केवल और केवल सर्व शिक्षा अभियान 2001 यही सुमेलित है। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये इस प्रश्न को देख करके समझ में आया। तो सुमेलन क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009 और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। अगले प्रश्न पे हम आ गए और ये भी एकदम फैक्ट पूछा गया है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982, 1985, 1990 और 2000। ABCD में से जल्दी उत्तर बताइए। और इसका जो उत्तर है वो है B। 1985 में राजीव गांधी जी द्वारा शुरू ये किया गया था। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1985 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था और इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और एक ध्यान देने के लिए लिखा गया है यहाँ पर कि गंगा सफाई योजना भी पहली बार 1985 में ही चालू हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? तो साइंस पर हम आ चुके हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया ओजोन पैदा करती है, या यूं कहें कि ओजोन का निर्माण प्रमुख रूप से पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है और ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ABCD इसमें से उत्तर बताना है आपको और इसका उत्तर है C 1 और 2। असल में ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां जूट की खेती के लिए उत्तरदायी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 250 तक तापमान, नई जलोढ़ मृदा, 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और उपयुक्त सभी। तो 15 का हमारा उत्तर है D। ये सभी परिस्थितियां चाहिए होती हैं जूट की खेती करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार की जोत सर्वाधिक है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको तुरंत बता देना चाहिए। सीमांत जोत, छोटी जोत, मध्यम जोत, बड़ी जोत। अब यहाँ पे ये है कि अगर सीमांत जोत हमें नहीं पता होगा, बड़ी जोत किसे कहते हैं ये हमें नहीं पता होगा, तो हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। हालांकि इसका उत्तर है A सीमांत जोत। तो पहले तो यहाँ समझ लिया जाए कि सीमांत जोत किसे कहते हैं भारत में। तो सीमांत जोत यानी 1 हेक्टेयर से कम, तो 67% किसान इसी लेवल पे हैं। बड़ी जोत यानी 1 से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 4 बीघा 2.5 एकड़ के करीब होता है, 17.91। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ने भारत में खेतों को बिल्कुल छोटा कर दिया है, ये देख के समझ में आ रहा है। अर्ध मध्यम यानी 2 से 4 हेक्टेयर, ये 10% किसान हैं इस प्रकार के भारत में। मध्यम यानी 4 से 10 हेक्टेयर, ये 4% के आसपास। और बड़ी जोत यानी 10 हेक्टेयर, तो बहुत ही कम। अमेरिका वगैरह में खेतों का आकार काफ़ी बड़ा बड़ा है। अब आते हैं 17वें प्रश्न पर।
तो जनगणना से प्रश्न पूछ लिया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना है? ABCD में से जल्दी से देख करके बताइए। तो निश्चित रूप से भारत में जो साक्षरता है वो 74.04% है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला, वर्तमान समय में भारत के जनगणना आयुक्त महापंजीयक कौन हैं? T चंद्रमौली, राजेश चंद्र, विवेक जोशी, अनूप सहाय। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो विवेक जोशी अभी बने हैं। उत्तर हमारा 18 का है C। ठीक है, तो विवेक जोशी हैं और ये 2021 के 16वें क्रम की जनगणना इन्हीं के निर्देशन में होने वाली है, भारत की 16वीं जनगणना। आइए अगले प्रश्न पे। तो पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, और D 1 व 2 दोनों गलत है। तो इसका उत्तर ये है कि 1 और 2 दोनों सही है। आइए देखें। ठीक है, तो इसकी व्याख्या यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बढ़िया प्रश्न। क्रूक्स कांच, मृदु कांच, फ्लिंट कांच, धूप चश्मा के लेंस में, परखनली बनाने में, कैमरा दूरबीन लेंस बनाने में। तो कांच का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, किस प्रकार के कांच का, ये पूछा जा रहा है। तो एक तरफ तो कांच के प्रकार है और दूसरी तरफ उपयोग है। तो ये पूछा जा रहा है 20वें में। ठीक है, तो एक्चुअली ये A2 और 3 1 2 3 ये तीनों सही है। तो क्रूक्स का प्रयोग धूप चश्मा के लेंस में, मृदु कांच का प्रयोग परखनली बनाने में, फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा दूरबीन लेंस बनाने में। तो इसमें से सभी सही ही सुमेलित हैं और इसलिए C हमारा उत्तर है। आइए देखें। तो जैसा कि हमने कहा, फ्लिंट कांच दूरबीन कैमरा लेंस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मृदु कांच परखनली बनाने में, और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर दिया गया है। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ गए हैं। तो 6वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के 16 महाजनपदों में विभाजित क्षेत्र में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से वत्स महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र क्या है? प्रयागराज, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, बुंदेलखंड, मथुरा। तो निश्चित रूप से प्रयागराज इसका उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी महाजनपद हैं उन सब का इसमें जो है उल्लेख है। उसकी राजधानी क्या थी, वर्तमान क्षेत्र क्या है, ये सब बताया गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 16 की बात नहीं हुई है, केवल 8 की बात हुई है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अगला प्रश्न, विभिन्न नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस तरह के प्रश्न अक्सर हमें परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल और ओडिशा। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कुचिपुड़ी मणिपुर ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये मणिपुर से जुड़ा हुआ नहीं है। और इसके प्रमुख नर्तक नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी व भावना रेड्डी आदि हैं। तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूप कहाँ पर जो है वो प्रचलित है और संबंधित व्यक्ति यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे।
तो अब ये करंट से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमें देखने को मिल गया। तो कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? डिजिटल साक्षरता से, इसरो के मानव मिशन से, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से। ABCD। तो निश्चित रूप से ये बेतार संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ शब्द है प्रोजेक्ट लून। तो ये गूगल द्वारा डिजाइन की गई योजना है। इसके तहत क्या करना है, तो सुदूर इलाकों को गुब्बारों के जरिए इंटरनेट से जोड़ा जाएगा और इसके तहत हीलियम गैस से भरे गुब्बारों को जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर यानी हवाई जहाज की उड़ान भरने की ऊंचाई से दुगुनी ऊंचाई पर प्लांट किया जाता है। फिर क्या होगा, तो हर गुब्बारे से छोड़े जाने वाले सिग्नल जमीन पर 40 किलोमीटर के व्यास को समाहित कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में 4G LTE इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। और गूगल इस योजना पर 2013 से ही बड़ा धीमे धीमे काम कर रहा है। अगला प्रश्न, लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित करने के उद्देश्य से जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ABCD। जल्दी से उत्तर बताइए। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। तो यहाँ पर इसका डिटेलिंग आप देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न पे हम आ गए हैं। हाल ही में 31 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें? जल्दी से इसका उत्तर बताइए। C इसका उत्तर है। प्रणब मुखर्जी जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। तो 2012 से लेकर 2017 के दौरान वे भारत के राष्ट्रपति रहे और 2019 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में कुल 25 प्रश्नों को हमने देखा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। क्वेश्चन जो इस डेमो टेस्ट में थे वे आपको कैसे लगे और आपने कुल कितने सही कितने गलत किए, ओवरऑल आपका स्कोर कितना आया, ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।